हेलो बच्चों, का हाल चाल। तो ठीक ठाक सब, बहुत बढ़िया। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉली हेलोजन कंपाउंड है। तो वहां से बोर्ड के एग्जाम में आपके एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो चलो हम लोग आज इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड होता क्या है। देखो यहाँ पे हेडिंग लगाया हुआ है पॉली हेलोजन कंपाउंड। पॉली का मतलब आप जानते हो ढेर सारा होता है, और हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो वैसे हेलो एल्केन या हेलो एरीन या वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा हेलोजन मॉलिक्यूल होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, पॉली हेलोजन कंपाउंड। देखो पॉली हेलोजन कंपाउंड होंगे क्या, तो वैसे वह कार्बनिक यौगिक जिनमें एक से अधिक हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। एक से अधिक हैलोजन परमाणु। पॉली का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, पॉली हैलोजन है, पॉली हैलोजन। तो आप जानते हो पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी होता है, मतलब ढेर सारा। ठीक है, ढेर सारा। और हैलोजन किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा हैलोजन मॉलिक्यूल होंगे, एक से ज्यादा हैलोजन मॉलिक्यूल होंगे, उसे हम कहेंगे पॉली हैलोजन कंपाउंड। जैसे आप देख लो CHCl3, इसमें कितने क्लोरीन है, CHCl3, इसमें कितने क्लोरीन परमाणु आपको दिख रहे हैं, 3 क्लोरीन। एक से ज्यादा है तो ये हो गया आपका पॉली हेलोजन कंपाउंड। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कितने क्लोरीन परमाणु है इसमें, 4 क्लोरीन है, तो इसे भी हम बोलेंगे पॉली हेलोजन कंपाउंड। CH2Cl2, मिथाइलिन क्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन, इसे भी हम क्या बोलेंगे, पॉली हेलोजन कंपाउंड। तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या हेलो एल्केन जिनमें एक से ज्यादा हेलोजन एटम प्रेजेंट हो उसे पॉली हेलोजन कंपाउंड कहेंगे। जैसे आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे है मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन क्लोराइड क्या होगा, CH2Cl2, इसी को बोलते हैं मिथाइलिन क्लोराइड। ट्राइक्लोरोमीथेन, यहां पे थोड़ा सा छूट गया है, आप सुधार लेना। ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3, इसे बोलेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन। आयोडोफॉर्म CHI3 को आयोडोफॉर्म बोलते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड मैंने अभी आपको बताया CCl4। फ्रीएन होता है, जैसे बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं फ्रीओन के, एक इसमें से CF2Cl2। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो कार्बन, तो या डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, तो इसको बोलते हैं फ्रीओन। और ये डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, DDT के बारे में आप जानते हो, कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए इसका नाली वगैरह में छिड़काव किया जाता है। तो ये है आपका पॉली हेलोजन कंपाउंड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है आपके लिए कि वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें, देखो यहाँ पे एक से अधिक हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉली हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, पॉली हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। इसको मिटा दो, यहां पे पॉली हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण है मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्रीओन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये सारे के सारे पॉली हैलोजन कंपाउंड के उदाहरण है। अब चलो एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पे पहला है आपका मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, मिथाइलिन क्लोराइड किसे बोलेंगे हम लोग, मिथाइलिन क्लोराइड क्या होगा,
देखो CH2Cl2, इसे हम डाइक्लोरोमीथेन के नाम से भी जानते हैं। डाइक्लोरोमीथेन, क्या बोलेंगे इसको? डाइक्लोरोमीथेन। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे डाइक्लोरोमीथेन के नाम से जानते हैं। फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? CH2Cl2 होगा। यह कलरलेस है, कोई इसका रंग नहीं होता, मीठी गंध वाला होता है, यानी स्वीट स्मेलिंग होता है। स्वीट ड्रीम नहीं, स्वीट स्मेलिंग, मीठी गंध वाला होता है। वोलाटाइल लिक्विड है, वाष्पशील है, यानी वाष्प बनके उड़ जाता है। मिथिलीन क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है 40 डिग्री सेल्सियस है, यानी 313 केल्विन, और व्यावसायिक स्तर पर इसका निर्माण मीथेन के क्लोरीकरण द्वारा होता है। जैसे आप जानते हो कि अपने पास CH4 है, ठीक है, और इसका रिएक्शन करवाएंगे हम Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ठीक है, यूवी लाइट, या आप यहाँ पे H न्यू लिखते हो। तो फ्री रेडिकल के द्वारा यहाँ पे जैसे क्लोरीन है तो ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज, क्लोरीन क्लोरीन अलग हो जाएगा। और आप ये भी जानते हो कि वन फ्री रेडिकल जो है दूसरे फ्री रेडिकल का निर्माण करता है। तो ये एक क्लोरीन यहां से हाइड्रोजन के एटम को लेके बाहर हो जाएगा और ये बना लेगा CH3Cl और साथ में बनेगा HCl, ठीक है। फिर से रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा, CH3Cl जो है फिर से हम इसको एक जो फ्री रेडिकल बचा था उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, एक हाइड्रोजन फिर से वापस ले जाएगा और ये बनाएगा CH2Cl2। तो इस तरह से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा हम लोग कर चुके हैं क्लास में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो उसके द्वारा ये मिथाइलिन क्लोराइड का निर्माण होगा। इस सीरीज के जितने भी कंपाउंड है, चाहे मिथाइलिन क्लोराइड हो, ट्राइक्लोरोमीथेन जिसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, या कार्बन टेट्राक्लोराइड, सब का निर्माण हम मीथेन के क्लोरीनेशन से सनलाइट की उपस्थिति में बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक बात था इसके बारे में। अब चलो बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। मिथाइलिन क्लोराइड का क्या उपयोग है? तो देखो इसका उपयोग है विलायक के रूप में, सोलवेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को घुलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पेंट रिमूवर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पे पेंट लगा हुआ, जैसे नाखून में जो पॉलिश होता है, नेल पॉलिश, उसको हटाने में आप इसका यूज कर सकते हो। कुछ मेडिसिन के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, औषधियों के निर्माण में, तो ये इसका उपयोग है, ठीक। अगर आगे बात करें, नेक्स्ट है ट्राइक्लोरोमीथेन, या जिसे हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा डिलीट कर दीजिए, ठीक है। चलो, यह मीथेन का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है। ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न का मतलब कि 3 क्लोरीन जो होगा वो 3 हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस करेगा। हमारे पास ये क्या है? CH4 है। अब CH4 से कितना हाइड्रोजन को? 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होगा 3 क्लोरीन के द्वारा, तभी तो बनेगा CHCl3। इसका निर्माण भी कैसे होगा? मीथेन के क्लोरीनेशन से भी आप इसका निर्माण कर सकते हो, और भी कई तरीके होते हैं, वो आगे की स्लाइड में हम देखेंगे। तो मीथेन का ट्राइक्लोरो भी उत्पन्न है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है CHCl3, और क्लोरोफॉर्म के नाम से इसे जाना जाता है, और IUPAC नेम इसका क्या होगा बच्चों? ट्राइक्लोरोमीथेन होगा। IUPAC नेम क्या होगा? ट्राइक्लोरोमीथेन। और कॉमनली इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, तो सबसे पहला मेथड मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा तो आप इसका निर्माण कैसे कर सकते हो? मीथेन के क्लोरीनेशन से। क्लोरोफॉर्म का निर्माण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन के क्लोरीनीकरण के द्वारा, यानी क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। जैसे यहाँ पे मीथेन है,
H न्यू यानी सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ हमने रिएक्शन किया, यहां से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन HCl बना के बाहर हो जाएगा। फिर HCl बाहर होगा, क्लोरीन ऐड हुआ, CH3Cl बना, CH3Cl बना। फिर से क्या होगा कि फिर से हमने क्लोरीन के साथ कराया, यहाँ पे HCl बाहर हो जाएगा, तो एक और क्लोरीन ऐड हो गया CH2Cl। फिर से यहाँ पे एक HCl का मॉलिक्यूल बाहर होगा और लास्ट में बन जाएगा CHCl3, क्लोरोफॉर्म बनेगा। तो पहला तरीका तो यह हो गया कि क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन के द्वारा आप क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हो। ओके, ठीक। अब देखो नेक्स्ट मेथड जो है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी में आप क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे कर सकते हैं? तो प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण देखो, यहाँ पे विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर जिसे बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ध्यान दो, यहाँ पे इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। तो ये निम्नलिखित स्टेप में पूरा होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिए हैं ब्लीचिंग पाउडर और इसको वाटर के साथ ट्रीट किए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना साइड प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमें जरूरत थी किसकी? क्लोरीन की। तो क्लोरीन गैस यहां से हमने उत्पन्न किया, किससे? विरंजक चूर्ण को H2O के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन गैस उत्पन्न किए, और एक क्लोरीन गैस को हमने रिएक्शन करवाया किसके साथ? इथेनॉल के साथ, CH3CH2OH के साथ, इथेनॉल के साथ। तो यहां पे क्या हुआ कि एसिटल्डिहाइड का निर्माण हुआ बच्चों, CH3CHO, और साथ में जो HCl है वो HCl यहां से बाहर निकलेगा, HCl बाहर हो जाएगा। तो CH3CHO बना और साथ में क्या बाहर हुआ? HCl बाहर हुआ। अब यहां से जो एसिटल्डिहाइड हमें मिला, एसिटल्डिहाइड, इस एसिटल्डिहाइड को फिर से हम किसके साथ ट्रीट करेंगे? क्लोरीन के साथ। तो ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड बनेगा, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। और इस ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पे क्लोरोफॉर्म प्रोड्यूस होता है, क्लोरोफॉर्म प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से 4 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हुआ। सबसे पहले क्या किए? सबसे पहले हमने विरंजक चूर्ण को, ब्लीचिंग पाउडर को H2O के साथ रिएक्शन करा के क्लोरीन गैस उत्पन्न किए। इस क्लोरीन गैस को इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाएं, एसिटल्डिहाइड प्राप्त हुआ। एसिटल्डिहाइड को फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड बना। और ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करने पे हमें मिल गया फाइनली अल्टीमेटली क्लोरोफॉर्म। तो इस तरह से क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हो। क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी का। तो देखो क्लोरोफॉर्म रंगहीन है, कलरलेस है, रंगहीन है, मीठी गंध वाली है, अच्छा लगता है सूंघने में, और भारी द्रव है। भारी द्रव कहने का मतलब वाटर से भारी द्रव है। यह जल में इनसोल्यूबल है, ध्यान रखना, और ईथर और एल्कोहल में, मतलब कह सकते हो कि पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल है, अघुलनशील, अघुलनशील, ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही घुलनशील है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील है। क्लोरोफॉर्म को सूंघने पर बेहोशी आ जाती है, ये अच्छी बात है इसका, ठीक है। इसका उपयोग जैसे मान लो कि चिकित्सक लोग इसका उपयोग करते हैं जनरली, और वो भी पहले किया जाता था, आज के समय में इसके जगह पे किसी और चीज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बेहोशी उत्पन्न करता है, और किसी को ऑपरेशन वगैरह करना हो तो क्लोरोफॉर्म सूंघाया जाता था। लेकिन इसमें समस्या था कि अब इसको सूंघाने के बाद पता नहीं आदमी कब होश में आएगा,
ठीक है। तो इसके वजह से आज इसके जगह पे किसी ईथर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफॉर्म को सूंघने पर बेहोशी आ जाती है और इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये सब डाटा याद करने की जरूरत आपको नहीं है, इतना कुछ याद नहीं करना। बस ये याद रखो कि कलरलेस है, स्वीट स्मेलिंग है और पानी में नहीं घुलता है और ईथर और एल्कोहल में घुल जाता है और इसको सूंघने पर बेहोशी उत्पन्न होती है। ठीक है, बेहोशी उत्पन्न होती है। ये तो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, कुछ इसके केमिकल प्रॉपर्टी हैं जो डिस्कस करेंगे हम लोग। पहली बात क्या है कि क्लोरोफॉर्म जिंक तथा HCl के साथ, जिंक तथा HCl के साथ अपचयित होकर, अपचयित मतलब समझ रहे हो, अवकरण, यहाँ पे Zn प्लस HCl के द्वारा इसका अवकरण हो रहा है, रिडक्शन। तो क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन करवाएं तो यहाँ पे हमें बनता है, क्या मिलता है, मिथाइलिन, मिथाइलिन क्लोराइड मिलता है। तो चूंकि मिथाइलिन क्लोराइड एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, हमने इसके बारे में पहले डिस्कस किया कि ये पेंट रिमूवर के रूप में और कई प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कि आप क्लोरोफॉर्म के द्वारा मिथाइलिन क्लोराइड का निर्माण कर सकते हो। क्लोरोफॉर्म की सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करने पे, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये अग्निशमक में यानी आग बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, इसीलिए इसको पायरीन के नाम से भी जानते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे भी। तो क्लोरीन से रिएक्शन करके वही मीथेन के क्लोरीकरण के स्टेप में ही क्या होता है, क्लोरोफॉर्म मिलता है। एक बार और इसका क्लोरीनेशन करवाओगे तो फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl मिलेगा। क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ यानी सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने पे एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। कौन सा गैस, एसिटिलीन, C2H2 अर्थात CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी को एसिटिलीन गैस कहते हैं। कैसे प्राप्त होगा, क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ, Ag ये किस फॉर्म में है, पाउडर के फॉर्म में है, गर्म करोगे आपको मिल जाएगा एसिटिलीन गैस। ठीक है, ये इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है। क्लोरोफॉर्म के उपयोग की बात करें, अच्छा कुछ और इसके क्लोरोफॉर्म के उपयोग की बात करते हैं कि कहां पे इसका उपयोग किया जाता है। तो देखो क्लोरोफॉर्म का उपयोग वसा यानी फैट, एल्कोहल, आयोडीन तथा अन्य पदार्थों के सोलवेंट के रूप में किया जाता है। यानी वसा को घुलाने के लिए, एल्कोहल को घुलाने के लिए, आयोडीन को घुलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, किसका, क्लोरोफॉर्म का। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में, वही बेहोश करने के लिए, मतलब जो ऑपरेशन वगैरह होता है उस समय, शल्य चिकित्सा मतलब चीर फाड़ वाला जो ट्रीटमेंट होता है ना, उसमें ऑपरेशन वाला, तो इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता था। यहाँ पे ध्यान दो, था, लेकिन यह अधिक मात्रा में घातक है। अब पता चला आदमी को ऑपरेशन करने के लिए सुझा दिए, ऑपरेशन हो गया, जो बीमारी था ठीक हो गया, ससुरा होशे में नहीं आ रहा है, तो निपटने का चांस होता था, सूतल है, सुतले रह गया, जगबे नहीं किया, तो इसके स्थान पर अन्य सुरक्षित निश्चेतकों का उपयोग किया जाता है आजकल। इसका उपयोग लेबोरेटरी में रिएजेंट के रूप में, अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है किसी अन्य कंपाउंड का निर्माण करने के लिए, और औषधियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात था क्लोरोफॉर्म के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं जो कि है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका भी उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए। तो आयोडोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है, ट्राई आयोडोमीथेन। अगर हम इसका फॉर्मूला का बात करें तो आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होगा CHI
CH3 यह मीथेन का ट्राई आयोडो डेरिवेटिव है। क्लोरोफॉर्म क्या था, ट्राई क्लोरो था, और ये क्या है, ट्राई आयोडो है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म है और ये आयोडोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, आयोडोफॉर्म। ठीक, तो ये मीथेन का ट्राई आयोडो डेरिवेटिव है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे देखो है, पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन इनमें से पीले क्रिस्टलीय ठोस के रूप में रहता है। तो आयोडोफॉर्म याद रखना, पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है और औषधियों के निर्माण में, मेडिसिन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आगे हम अगर इसके बारे में बात करें, आयोडोफॉर्म का निर्माण कैसे होगा, तो देखो आयोडोफॉर्म बनाने की विधि, एथाइल एल्कोहल को कास्टिक क्षार यानी NaOH या KOH के उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, कौन कौन है इसमें ध्यान से देखना, इथाइल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल है, कास्टिक क्षार है, उसके बाद आयोडीन के साथ गर्म करना है, तो पीले रंग का एक पदार्थ बनता है, उसी को हम लोग आयोडोफॉर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे अपने पास क्या है, इथेनॉल है, आयोडीन है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आप यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी प्रयोग कर सकते हो, तो ये आयोडोफॉर्म बन गया। साथ में सोडियम आयोडाइड बनता है और फिर सोडियम फॉर्मेट बना है यहाँ पे और H2O बना है। लेकिन ये सब साइड प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट यहाँ पे कौन प्राप्त हुआ, आयोडोफॉर्म। तो इस रिएक्शन को बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको आयोडोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं, या आप कह सकते हो आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसी को कहा जाता है। इसमें हम बताए थे कि इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए, वो है मिथाइल कीटोन ग्रुप, मिथाइल कीटोन ग्रुप। तो वैसे कंपाउंड जिसमें ए वाला ग्रुप मिथाइल और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहता है, या तो पहले से प्रेजेंट रहे, या आपको पता है कि जब हम किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं और उसके बाद मिथाइल कीटोन मिल जाए, तो वे भी आयोडोफॉर्म टेस्ट में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट भी बता दिया। तो ध्यान रहे, इथेनॉल को आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, आयोडोफॉर्म। एल्कोहल के अतिरिक्त आप एसीटोन के द्वारा, एसीटल्डिहाइड के द्वारा, फिनाइल एल्कोहल के द्वारा भी आयोडोफॉर्म का निर्माण कर सकते हो। मैंने बोला ना, वैसे कंपाउंड जिनमें मिथाइल कीटोन हो पहले से, या जिनके ऑक्सीडेशन से मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो जाए, उन सारे कंपाउंड से आप आयोडोफॉर्म बना सकते हो। तो देखो, एसीटोन में आपको दिखाई देगा मिथाइल कीटोन ग्रुप CH3COCH3, तो इसमें देखो कीटोन और मिथाइल। एसिटल्डिहाइड CH3CHO, यहां पे भी आपको दिखाई देगा मिथाइल और कीटोन। तो ये सारे कंपाउंड जिनमें मिथाइल कीटोन ग्रुप रहेगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे और वहां पे आयोडोफॉर्म का निर्माण होगा। ठीक है, आयोडोफॉर्म का निर्माण होगा। अब चलो बढ़ते हैं आयोडोफॉर्म के गुण के बारे में। आयोडोफॉर्म के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयोडोफॉर्म। तो क्या याद रखना है यहाँ पे, पहली बात, पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, जल में अघुलनशील है, बट इथाइल एल्कोहल में और ईथर में घुल जाता है। जल में नहीं घुलता है बट इथाइल एल्कोहल और ईथर में घुल जाता है। इसका गंध जो है स्पेशल होता है, विशिष्ट होता है, मतलब अलग ही तरह का इसका गंध होता है। अब अच्छा होता है या बुरा होता है तो वो तो अलग चीज है, बट अलग तरीके का होता है। ठीक है, आपको सुनने पे लगे कोई अजीब सा पदार्थ का गंध है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 119 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब यहां से आगे। नेक्स्ट बात करें आयोडोफॉर्म के रासायनिक गुण के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म भी क्लोरोफॉर्म की ही तरह सिल्वर चूर्ण के साथ
यानी सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन करके और एसिटिलीन गैस बनाएगा। और इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे बी हैलोजनीकरण यानी डी हैलोजिनेशन। हैलोजन क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। देखो यहाँ पे एक आयोडोफॉर्म का मॉलिक्यूल है, एक यहाँ पे है। Ag के साथ रिएक्शन कराएंगे, 6 के 6 आयोडीन इसके साथ भाग जाएंगे यहाँ पे और हमें मिल जाएगा एसिटिलीन। आयोडोफॉर्म को लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिडक्शन करवाने पे मिथाइलिन आयोडाइड प्राप्त होता है। तो यही क्लोरोफॉर्म वाला बात है। क्लोरोफॉर्म में भी रिएक्शन करवा रहे थे कि हाइड्रोजन के द्वारा रिडक्शन कराओ, यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, आयोडोमीथेन, डाई आयोडोमीथेन, या जिसे हम मिथाइलिन आयोडाइड भी कहेंगे। तो ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट एक और है, आयोडोफॉर्म को एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पे पीले रंग का सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। जैसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये बोल रहा है कि अगर आप आयोडोफॉर्म को CH3 को एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराओगे, AgNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे, तो आपको येलो कलर का सिल्वर आयोडाइड क्या मिलेगा, सिल्वर आयोडाइड मिलेगा। यानी कि AgI प्राप्त होगा। बाकी जो बनना होगा प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, बट आपको क्या मिलेगा, सिल्वर आयोडाइड मिलेगा। तो जब आयोडोफॉर्म को एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है, पीले रंग का सिल्वर आयोडाइड प्राप्त होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आयोडोफॉर्म के उपयोग की बात करते हैं। तो आयोडोफॉर्म का उपयोग पूर्तिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक के रूप में, मैंने पहले भी बताया था कि एंटीसेप्टिक के रूप में आयोडोफॉर्म का निर्माण किया जाता है। इसी से टिंचर ऑफ आयोडीन का भी निर्माण होता है। इसका कुछ उपयोग औषधि के निर्माण में भी होता है। चूंकि इसका गंध तीक्ष्ण होता है यानी तीखा गंध होता है, जिसके स्थान पर आयोडीन युक्त अन्य औषधियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब एंटीसेप्टिक के रूप में तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, पर इसका गंध अच्छा नहीं है, तो इसके वजह से आयोडीन युक्त कुछ अलग कंपाउंड जैसे टिंचर आयोडीन का प्रयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में। ऐसे इसका भी किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा CCl4। टेट्राक्लोरो व्युत्पन्न है मीथेन का, IUPAC नेम टेट्राक्लोरोमीथेन है इसका। चूंकि इसका देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ये VVI पॉइंट है, याद रखना एग्जाम में आ सकता है। आग बुझाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए एक और नाम इसका क्या है, पायरीन है। तो इसका उपयोग आग को बुझाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे पायरीन भी कहते हैं और अन्य नाम इसका पायरीन भी है। ठीक है, बढ़े आगे। चलो बनाने की विधि की बात करते हैं। तो एक तो वही हो गया क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन 400 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पे H न्यू रहेगा सनलाइट। तो मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl बनाएगा। फिर दूसरा तरीका है कार्बन डाइसल्फाइड की एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया करने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है, तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के मिश्रण से प्रभाजी आसवन द्वारा अलग कर लेते हैं। मतलब होता क्या है कि यहाँ पे देखो दो चीज बन रहा है। जब आप कार्बन डाइसल्फाइड को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, यह उत्प्रेरक एल्युमिनियम क्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला और
सल्फर का भी क्लोराइड मिला। तो अब यहाँ तो मिक्सचर मिल गया दोनों का, तब यहाँ पे हम लगाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, और जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी वेपर बन के ऊपर उठेगा और उसको हम क्या करेंगे, किसी दूसरे कंटेनर में एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आंशिक प्रभाजी आसवन विधि। तो एक तरीका है इसका निर्माण करने का। इसका भौतिक गुण की बात करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड के भौतिक गुण, तो क्या होगा, कलरलेस है, हैवी लिक्विड है, भारी द्रव है बच्चों, जल में अविलय है परंतु कार्बनिक विलायक में विलय है। यानी इस सीरीज के मैक्सिमम जो कंपाउंड है वो पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुलते, नॉन पोलर में आसानी से घुल जाते हैं। आज्वलनशील है, जहरीला भी है, यानी कि नॉन कंबस्टिबल है और पॉइजनस है, और इसको सूंघने पर मनुष्य को बेहोशी आ जाती है। तो ज्यादा कस के खींच लिया तो उलटने का चांस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, रासायनिक गुण की बात करते हैं। तो यहां पे देखा जाए, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्प को जल वाष्प से, इसका भी वेपर है और ये भी वेपर है, तो यहां पे ए इंपोर्टेंट पॉइंट है, जरा यहां पे नोट करना। फॉस्जीन गैस बनता है, फॉस्जीन गैस, जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीला है, जहरीला है, ठीक है, विषैला है। तो जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्प को जल वाष्प से क्रिया कराते हैं तो अत्यंत विषैली गैस फॉस्जीन का निर्माण होता है। फॉस्जीन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है COCl2, इसी को हम लोग बोलेंगे फॉस्जीन गैस, जो कि अत्यंत जहरीला होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड को हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF के साथ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड यानी SbCl5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर फ्रियोन गैस प्राप्त होता है। फ्रियोन ये भी इंपॉर्टेंट है, CCl2F2। फ्रियोन आगे हम लोग देखेंगे। फ्रियोन जो है और रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में ठंडा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड को HF के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये डाइफ्लोरो मीथेन, जिसे हम फ्रियोन कहते हैं, फ्रियोन का निर्माण होता है। ठीक है, बढ़े आगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग की बात करें तो आज्वलनशील होता है, इसलिए आग बुझाने में इस्तेमाल करते हैं। वसा, मोम, रेजिन, तेल के लिए विलायक के रूप में, यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है, फैट, मोम, रेजिन, तेल के लिए विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह घरों से धब्बा हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है और औषध के उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। फ्रियोन के निर्माण में तो इसका इस्तेमाल होता ही है। तो ये सारे पॉइंट हैं जहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। मेन उपयोग क्या है? मेन उपयोग है आग बुझाने के लिए। फिर ये जितने भी चिकनी चीजें हैं, तेल, मोम, रेजिन, इन सब का घोलने के लिए, घुलाने के लिए और दाग धब्बों को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रियोन के उपयोग में, इसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट कंपाउंड है अपने पास फ्रियोन। फ्रियोन, फ्रियोन, ठीक है। मीथेन व इथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रियोन के नाम से जाना जाता है। मीथेन व मीथेन के क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव, यानी मीथेन से और इथेन से, दोनों से इसका निर्माण किया जा सकता है। फ्रियोन एक इनर्ट, निष्क्रिय यानी जल्दी रिएक्शन नहीं करता, अज्वलनशील तथा सरलता से द्रवित होने वाली गैस है। फ्रियोन 12, यहां ध्यान देना, फ्रियोन 12
उद्योगों में सर्वाधिक प्रयोग होने वाले सामान्य फ्रियोनों में से एक है। और कुछ जैसे फ्रियोन अलग अलग टाइप के होते हैं, ये फ्रियोन 11, फ्रियोन 12, इसको हटा दो यहां से, ठीक है, गलत लिखा हुआ है, 4 क्लोरीन और 4 फ्लोरीन संभव नहीं है। CFCl3 ट्राई क्लोरो फ्लोरोमीथेन, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रियोन 11 बोलते हैं। CF2Cl2 को फ्रियोन 12 के नाम से जाना जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा उपयोगी क्या है, फ्रियोन 12 है। ठीक, देखो CFCl3 में कार्बन तथा फ्लोरीन 1:1 में होते हैं, इसलिए फ्रियोन 11 कहते हैं। ध्यान से देखो, CFCl3 जो है इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन का जो रेशियो है 1:1 होता है, इसीलिए इसे हम फ्रियोन 11 के नाम से 11 फ्रियोन 11 के नाम से जानते हैं। और CF2Cl2 में कार्बन और फ्लोरीन का रेशियो 1:2 होता है, और इसीलिए इसे हम फ्रियोन 12 के नाम से जानते हैं। तो ये क्यों बोलते हैं फ्रियोन 11 फ्रियोन 12, वो आपको पता चल गया। फ्रियोन का उपयोग की बात करते हैं। फ्रियोन का उपयोग रेफ्रिजरेटर यानी वातानुकूलन में, एसी में, जिसे हम एसी बोलते हैं, एयर कंडीशनर, उसमें प्रशीतक के रूप में, रेफ्रिजरांट के रूप में प्रयोग होता है। एयरोसोल तथा प्रणोदक में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रणोदक मतलब वायुयान का जो ईंधन होता है उसमें। विलायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। आजकल इसका उपयोग कम किया जाने लगा है क्योंकि ओजोन परत को ध्यान देना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आप बोलते हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2, यही तो है फ्रियोन। फ्रियोन जिसे हम डाइफ्लोरो कार्बन के नाम से जानते हैं, आप डाइफ्लोरोमीथेन के नाम से जानते हैं। यही तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है आजकल कम किया जाने लगा है, ताकि अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। आगे है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जिसे हम DDT के नाम से जानते हैं। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल, देखो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, समझो यहाँ पे, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, यहाँ पे देखो ट्राइक्लोरो, 3 मीथेन, 3 क्लोरीन, ट्राइक्लोरो और 1 कार्बन, तो मीथेन। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो मीथेन, इसी को हम बोलते हैं DDT। सफेद रंग का गंधहीन स्वादहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में गली कूचों में कीटाणुओं को मारने के लिए नालियों में इनका छिड़काव किया जाता है। यह जल में अविलय होता है, जबकि कार्बनिक विलायकों में घुल जाता है। मेल्टिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस है, और संरचना सूत्र नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, और आगे बात करें हम, तो DDT एक शक्तिशाली तथा उपयोगी कीटनाशक है, लेकिन इसका अधिक उपयोग सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यह जैव अपघट्य नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। यानी जो सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु, विषाणु, ये सब इसको अपघटित नहीं कर पाते हैं। तो कई साल तक ये क्या करता है, इसका प्रभाव रहता है और पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है, और जिस कारण से वातावरण में एकत्रित हो जाता है और अधिक दूरी तक हानिकारक सिद्ध होता है। चूंकि यह जीव जंतु और मनुष्य के लिए विषैला है, इस कारण से 1973 ईस्वी में अमेरिका ने, यूएसए ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो क्यों, कीटनाशक है, ध्यान रखना, ये जो पॉइंट हम घेर रहे हैं, जैव अपघट्य पदार्थ, यहां पे ध्यान देना, नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है और हानिकारक है। इसी के वजह से इस पे बैन लगा दिया गया था, किसके द्वारा, अमेरिका द्वारा। ठीक है, तो ये था हमारा बच्चों पॉलीहेलोजन कंपाउंड का लेक्चर, और अगर उपयोगी हो, अच्छा लगा हो, तो एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। और चूंकि PDF से
पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस है नहीं, अभी तक जो भी आपको पढ़ा रहे थे सामने आके लिखते थे। तो कुछ कुछ टॉपिक है जो आपको नोट्स चाहिए उसका बाद में रिवीजन करने के लिए, तो इसके वजह से अब देखो ये सब बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करो और सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल को नए हो तो। और इसी तरह का टॉपिक आगे भी हम अपलोड करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा, इसका पीडीएफ बना पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल जो है इस नाम से सब कैपिटल लेटर में आप सर्च कर सकते हो, डीके चंदन एजुकेटरी, टेलीग्राम पे सर्च करना कैपिटल लेटर में, वहां पे चैनल ज्वाइन हो जाना, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।